हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में स्वागत है। मैं अपने चैनल के थ्रू स्पेस से रिलेटेड लेटेस्ट डिस्कवरीज और कॉम्प्लेक्स थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स को सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस चैनल का मेन मोटिव लोगों को स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी के प्रति जागरूक करने का है कि हमारा स्पेस कितना वास्ट, कॉम्प्लेक्स और सरप्राइजेस से भरा पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ एवरीथिंग वाज फॉर्म इन दिस यूनिवर्स। आखिर ये दुनिया कैसे शुरू हुई और कब। पुरानी सभ्यता के लोगों में मिथोलॉजिकल बिलीव्स थे, लेकिन 20वीं सदी के बाद से हम इसका जवाब कहानियों से नहीं बल्कि साइंस से देने लगे। एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन से हमने ये जाना कि ये दुनिया करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी है, जो कि एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुई है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, और इसी इवेंट को बिग बैंग कहा गया है। शुरू में इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन जैसे जैसे हमारी साइंस आगे बढ़ी हमें बिग बैंग थ्योरी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट एविडेंस मिलने लगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तक मैंने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं उसमें से बिग बैंग सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये काफ़ी थ्योरी से मिलकर बनी है। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे बिग बैंग की थ्योरी के लिए और भी प्रोमिनेंट एविडेंस मिलने लगे। यूनिवर्स एंड गैलेक्सीज के बर्थ को समझने के लिए बिग बैंग का समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे मैंने एक सिंपल वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश की है। हो सकता है जो लोग नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं उनको कुछ चीज़ें समझने में दिक्कत हों, पर मुझे उम्मीद है कि पूरी वीडियो देखने के बाद सभी को एक स्ट्रॉन्ग आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। बहुत से लोग इमेजिन करते हैं कि बिग बैंग एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन था जिसमें से सभी चीज़ें बाहर आ गईं, जैसे यूनिवर्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स यानी क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जानेंगे कि हमारी यूनिवर्स का बर्थ एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ। बिग बैंग के एविडेंस एंड प्रूफ को जानने से पहले हमें बिग बैंग के बारे में अच्छे से जानना होगा। दोस्तों, बिग बैंग को टाइम के बेसिस पे डिफरेंट एराज में डिवाइड किया गया है ताकि उसकी अच्छे से स्टडी की जा सके। तो हम एक एक करके सभी एराज के बारे में बात करेंगे। ऑनेस्टली बोले तो हम ये तो नहीं जानते कि शुरुआत में क्या हुआ होगा, और शुरुआत का मतलब है जब समय यानी t=0 रहा होगा। हमारी समझ शुरू होती है बिग बैंग के बाद, और प्रिसाइसली बोलूँ तो 10⁻⁻36 सेकेंड से। इस मोमेंट के आगे से हम अच्छे से समझने लगे कि चीज़ें कैसी रही होंगी। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, एक कंप्लीट ब्लैकनेस। लेकिन एक मिनट, क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं या फिर ब्लैकनेस का मतलब कुछ है? कुछ भी नहीं को हम कैसे शो करेंगे? आखिर इस यूनिवर्स के पहले क्या था, मतलब समय के पहले क्या है? समय के पहले क्या है इसका कुछ मतलब भी है? कितना कंफ्यूजिंग है ना? तो सबसे अच्छा हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इमेजिन करें एक कंप्लीट डार्कनेस। अब जब यहाँ पे टाइम =0 था तब सडनली एक पॉइंट अपीयर हुआ, द अनकॉज्ड कॉज। अब ये कैसे हुआ एग्जैक्टली तो हम नहीं जानते, पर इसको प्रूव करने के लिए भी हमारे पास एक थ्योरी है जिसको कहते हैं हेजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये एक बहुत ही मेजर थ्योरी है क्वांटम फिजिक्स की, और सच कहूँ तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद अगर किसी थ्योरी को थ्योरी ऑफ सेंचुरी कहा जाए तो मेरे ओपिनियन से ये यही होगा। ये थ्योरी को पढ़ने के बाद आई स्ट्रांगली बिलीव हम अगर क्वांटम फिजिक्स को मास्टर कर लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एनीवेज, इसको हम अभी उतना ही समझते हैं जितने की ज़रूरत है, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये थ्योरी हमें बताती है कि कोई भी कम्प्लीमेंट्री वेरिएबल, मतलब वो चीज़ जो एक दूसरे से जुड़ी है, जैसे एनर्जी एंड टाइम, या फिर पार्टिकल और वेव, या फिर मोमेंटम एंड पोजीशन, अगर हम किसी भी एक वेरिएबल की स्टडी करेंगे तो जो दूसरा वेरिएबल है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा, और यही चीज़ अलाउ करती है क्वांटम फ्लक्चुएशंस को। इस थ्योरी के अनुसार इस यूनिवर्स की सभी वस्तु डुअल नेचर शो करती है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हर समय पार्टिकल और वेव दोनों फॉर्म में रहता है, और आप किसी भी एक ही चीज़ को एट ए टाइम प्रूव कर सकते हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले हमें पार्टिकल एंड वेव दोनों को समझना होगा। पार्टिकल हम उनको कहते हैं जिनकी पोजीशंस पता हो, जिनको हम एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स दे सकें, और जो कि कोलाइड करे तो अपना मोमेंटम दूसरे ऑब्जेक्ट को शेयर कर सकें। और अगर हम वेव की बात करें तो हम वेव की पोजीशन को पता नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय वो ऑब्जेक्ट उस वेव के किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, और एक वेव दूसरे वेव से कोलाइड नहीं कर सकता, और ना ही उसकी पोजीशन चेंज कर सकता है, वो सिर्फ इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये एक वेव है, और वेव के हिट होने के बाद भी लोग अपनी अपनी जगह पर ही हैं, क्योंकि वेव ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता।
एक एग्जाम्पल के तौर पे लाइट जो डुअल नेचर शो करती है वो वेव और फोटॉन्स दोनों फॉर्म में ट्रेवल करती है। और ये है सोलर पैनल जिसका मेन प्रिंसिपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें लाइट के फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से कोलाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह से हटा देते हैं और इस डिस्प्लेसमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो कि प्रूव करती है लाइट के पार्टिकल नेचर को। और ये एक्सपेरिमेंट वेव से प्रूफ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। उसी तरह डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट के वेव नेचर को शो करती है जो कि पार्टिकल से प्रूफ नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब सिर्फ यहाँ यही है कि एक ही समय दोनों चीज़ें प्रूफ नहीं की जा सकती। दोनों वहीं पे प्रेजेंट है पर हम एट ए टाइम एक को ही देख सकते हैं। उसी तरह हेजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एनर्जी एंड टाइम का एक्सप्रेशन हमें बताता है कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को बहुत ही कम समय के लिए ऑब्जर्व करें तो हम उस पार्टिकल की एनर्जी का अंदाज़ा भी बहुत ही कम या लेस प्रिसाइसली लगा पाएंगे। क्योंकि एनर्जी एंड मास आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² से कनेक्टेड है तो हम उसके मास के अंदाज़ा भी अच्छे से नहीं लगा पाएंगे। अगर ये सब आपको समझ नहीं आया तो सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि हेजेंसबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल इस यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस में इन एंड आउट करता रहता है और यही रीज़न होगा उस पार्टिकल का सडन अपीयरेंस। और क्योंकि हम टाइम को अच्छे से रीड नहीं कर सकते तो हम उस पार्टिकल के एनर्जी के बारे में भी नहीं बता सकते और ना ही उसके मास के बारे में। तो अब तक हमने जाना कि हो सकता है पहले एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट हो और सडनली क्वांटम फ्लक्चुएशंस के कारण टाइम अपीयर हो गया हो। हालांकि इसके पीछे काफ़ी और भी एप्लीकेशंस है बट फिलहाल टाइम का सडन अपीयरेंस का रीज़न आप ये सोच सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं 10⁻⁻43 सेकेंड्स में उस सिंगुलैरिटी के अपीयर होने के बाद, या यूँ कहे तो बिग बैंग के बाद, और जिसको प्लैंक एरा भी कहते हैं। और इस एरा के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। इस समय यूनिवर्स काफ़ी छोटा रहा होगा और उसका टेम्परेचर 10⁻32 केल्विन होगा जो कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस डिग्री है और किसी भी नॉन मैटर के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा है। और जो भी हमारे 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटी, ये सभी उस समय एक दूसरे से यूनाइटेड रहे होंगे इतने हाई टेम्परेचर पे। दोस्तों, जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनको और ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता और उन्हीं से मिलकर सभी पार्टिकल्स बनते हैं, ठीक उसी तरह फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं जिनसे मिलकर इस यूनिवर्स के बाकी सारे फोर्सेस बनते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट ने ऑलरेडी पार्टिकल एक्सीलरेटर के थ्रू चारों फंडामेंटल फोर्सेस को एक दूसरे से यूनाइट करने का काम स्टार्ट कर दिया है। इस एक्सपेरिमेंट से क्वांटम ग्रेविटी की सर्च की जा रही है जो कि क्वांटम पार्टिकल के कारण है, जो कि मीडिएट होती है इस सिंगुलर फोर्स से जो इन्हीं चारों फोर्सेस से मिलकर बनी है। और इसी सिंगुलर फोर्स की सर्च को थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। पार्टिकल एक्सीलरेटर में सभी फोर्स को यूनाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, पर इस पर सर्च ज़रूर जारी है। अब हम दूसरे एरा यानी 10⁻43 सेकेंड से 10⁻36 सेकेंड्स तक चले तो इसको ग्रैंड यूनिफिकेशन एरा भी कहते हैं। इस एरा में टेम्परेचर थोड़ा और कूल डाउन होता है और 10⁻29 केल्विन तक आ जाता है, जिसके कारण ग्रेविटी सिंगुलर फोर्स से अलग हो जाती है और बाकी के 3 फोर्स जो अभी भी यूनाइटेड है उसको कलेक्टिवली कहते हैं इलेक्ट्रोस्ट्रॉन्ग फोर्स। ये सभी इवेंट्स डिस्क्राइब की जाती हैं ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी से। वेरी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में आते वक्त एक फोर्स दूसरे फोर्स से एक सिमेट्री में अलग होने लगते हैं और इसी फिनोमेनन से हम ये कह सकते हैं कि जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स इस यूनिवर्स में फैले हुए हैं वो एक समय एक ही चीज़ का हिस्सा रहे होंगे। अभी तक हमने जो भी बात की वो सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पर ही है, पर अब हम इस एरा में एंटर करते हैं जिसके लिए हमारे पास थ्योरेटिकल फिजिक्स के साथ साथ एक रीजनेबल बेसिस भी है। और ये शुरू होता है 10⁻36 सेकेंड से 10⁻32 सेकेंड्स तक बिग बैंग के बाद, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोवीक एरा। इस एरा में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्ट्रॉन्ग फोर्स से अलग होता है और अब सिर्फ 2 ही फोर्स एक दूसरे से यूनाइटेड रहती हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोवीक फोर्स। और ये भी इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि टेम्परेचर और कम हो जाता है। और लगभग इसी बीच में आता है इन्फ्लेशनरी एरा, जिसमें हमारा यूनिवर्स का एक्सपांशन एक एक्सप्लोसिव वे में और लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से होता है। और इस एक्सपांशन का कारण इलेक्ट्रोस्ट्रॉन्ग फोर्स का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से टूटने के कारण होता है। हम ये तो नहीं जानते कि यूनिवर्स का साइज एक्सपांशन के पहले या बाद में कितना रहा होगा, पर हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये ऐसा है जैसे एक छोटे से मॉलिक्यूल का एक्सपांशन 10 लाइट ईयर्स तक या 60 ट्रिलियन माइल्स तक कर दिया गया हो। और ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सपांशन हुआ है इसने शुरुआत के सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स को इवनली वॉल्यूम में फैला दिया और इस इन्फ्लेशन के कारण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई, जिसने क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स वाले हॉट प्लाज्मा को जन्म दिया।
अब इस वीडियो को आगे समझने के लिए मुझे आपको कुछ टर्म्स बताने होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स की। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है, इसलिए वो काफ़ी पास रहते हैं। लिक्विड की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए मॉलिक्यूल्स ज़्यादा डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं और उनकी मूवमेंट भी पॉसिबल होती है। और वहीं पे गैस की और ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए वे और फ्रीली मूव करते हैं। और अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाते जाएं तो उस ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूल में और फिर एटम्स में ब्रेकडाउन हो जाएगा। और अगर हम थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा दें तो उस एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स भी एटम से निकलकर फ्रीली मूव करने लगेंगे और इसी स्टेट को कहते हैं प्लाज्मा। हमारे घर में जो ट्यूबलाइट है वो एक प्लाज्मा का ही एग्जाम्पल है। एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर हम एटॉमिक न्यूक्लियस पे फोकस करें तो वो मिलकर बनते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से। पहले हमें लगता था कि यही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन पार्टिकल एक्सेलरेटर से हमने काफ़ी हाई टेम्परेचर अचीव किया और ये जाना कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसे क्वार्क्स कहते हैं। सभी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट ने 2015 में पार्टिकल एक्सेलरेटर की हेल्प से स्टडी करना स्टार्ट किया, जिससे क्वांटम फिजिक्स में काफ़ी हेल्प मिली और हमने ये जाना कि जो भी 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं वो अपने अपने पार्टिकल के थ्रू अपने फोर्स को मीडिएट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पार्टिकल है फोटॉन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का पार्टिकल है ग्लूऑन, वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पार्टिकल है WNZ बोसॉन्स, और लास्ट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका पार्टिकल अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया है, क्योंकि उसके लिए हमें और भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है और इसीलिए उसका हाइपोथेटिकल नेम ग्रेविटॉन रखा गया है। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हुए हमने ये जाना कि जब इन्फ्लेशन हुआ तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई जिसके कारण क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स वाले प्लाज्मा का जन्म हुआ। इसके बाद अब हम इंटर करते हैं जब समय 10⁻⁻12 सेकेंड्स तक आ गया और इसको क्वार्क एरा भी कहते हैं। और इस एरा में लास्ट 2 यूनाइटेड फोर्स का भी ब्रेकडाउन हो गया और जिसके कारण सभी फंडामेंटल फोर्स एक दूसरे से अलग हो गए और पहली बार क्वार्क से मास का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद 10⁻⁻6 सेकेंड्स पर यूनिवर्स का टेम्परेचर और कम हुआ, जिसके कारण क्वार्क्स से प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन हुआ और इसके बाद बाकी एटम्स का, और जिसको बोला गया हाइड्रॉन इरा, जो कि बिग बैंग का पहला ऐसा इरा था जो कि पूरे 1 सेकेंड तक रहा। तो हमने अभी तक ये जाना कि एक खाली जगह से कुछ एनर्जी और एक सिंगुलर फोर्स निकला जिसका 4 फोर्सेस में ब्रेकडाउन हुआ और पूरे यूनिवर्स में पार्टिकल्स मैसिवली फैल गए। इसके बाद हेड्रॉन इरा में जो पार्टिकल्स फॉर्म हुए थे जैसे हेड्रॉन्स एंड एंटी हेड्रॉन्स, वो आपस में टकरा गए और डिस्ट्रॉय हो गए। उनसे बने लेप्टॉन्स एंड एंटी लेप्टॉन्स, और ये भी आपस में टकराकर डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन फॉर्चुनेटली एक स्लाइट एसिमेट्री के कारण मैटर बहुत ही थोड़ा सा बच गया, जिससे पूरा यूनिवर्स बना। और इसी के साथ फोटॉन्स इरा की शुरुआत हुई। यूनिवर्स का टेम्परेचर और कम हुआ जिसके कारण प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स स्टेबल हुए, पर वहीं यूनिवर्स इतना गर्म भी था जिसके कारण फ्यूजन से हाइड्रोजन एंड हीलियम का फॉर्मेशन हुआ और साथ ही कुछ और अदर लाइट न्यूक्लियस का भी। और इस इरा को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा गया। इसके बाद यूनिवर्स और ठंडा हुआ और फ्यूजन प्रोसेस रुक गया, जिसने इस यूनिवर्स को हाइड्रोजन एंड हीलियम के 3:1 रेशियो में बांध दिया और तब तक यूनिवर्स 600 लाइट ईयर्स तक फैल चुका था और उसके बाद और हज़ारों सालों तक फैलता गया। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता गया, हाइड्रोजन एंड हीलियम ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पास आने लगे, जिसके कारण डेंसर रीजन्स और डेंस हो गए और एम्प्टी रीजन्स और एम्प्टी। उसके बाद करीब 377,000 ईयर्स आफ्टर बिग बैंग चीज़ें इतनी ठंडी हो गई जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियॉन से कंबाइन हुए और फर्स्ट टाइम एटम्स का फॉर्मेशन हुआ, जो कि अभी तक सिर्फ प्लाज्मा फॉर्म में थे। और इलेक्ट्रॉन से फोटॉन्स का इमिशन होने लगा और इसी कारण ये यूनिवर्स विजिबल हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस चारों ओर फैल गई। और इसके बाद 150 मिलियन ईयर्स तक ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, जिसको डार्क एज कहा गया। अब यूनिवर्स का टेम्परेचर 4000 केल्विन से 300 केल्विन हुआ, जिसके कारण अगर कहीं पे वाटर प्रेजेंट होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा। इसी तरह टेम्परेचर और नीचे गिरकर फाइनली 60 केल्विन तक आ गया, जो कि हम नॉर्मली स्पेस में ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का पहला पार्ट, जिसमें हमने ये जाना कि किस तरह से टेम्परेचर कम हुआ और एटम्स का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इन एटम्स से गैलेक्सीज एंड बर्निंग स्टार्स एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो कि समझने में ज़्यादा आसान और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।